Ashok Awasthi. This is my first video based on the topic electrostatic. Especially this video is for class 12th ISC and CBSE student. This video is very important और ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये आपको अपने सिलेबस के थ्रू अभी 2 मिनट में आपको जानकारी होगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपका सिलेबस जो थ्योरी पार्ट है। तो थ्योरी पार्ट आपकी 70 मार्क्स की है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक टॉपिक है आपका चार्ज और दूसरा पार्ट है लाइट, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। चार्ज सेक्शन पे जो बेस्ड पार्ट है पोर्शन सिलेबस आपका, वो पूरे सिलेबस का 80% पार्ट कवर करता है और जो अदर पार्ट है आपका लाइट, ये आपका 20% अप्रॉक्स ये कवर करता है पूरे सिलेबस का। इस चार्ज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। चार्ज जब रेस्ट पे होगा, चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन होगा और चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन पे होगा। तो चार्ज जब रेस्ट पे होगा, स्टेशनरी होगा, मोशनलेस होगा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट करेगा और क्या एप्लीकेशन होगी वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। दिस यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्पेशली हमको इस यूनिट में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी एप्लीकेशन। सेकेंड पार्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन में जब चार्ज होगा। यूनिफॉर्म मोशन में जब चार्ज होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी जनरेट कर रहा है, देखिए इसमें पढ़ेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एसी, डीसी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कुछ पार्ट। इसके बाद थर्ड पोर्शन में जब चार्ज एक्सीलरेट हो रहा होगा, यानी उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें, जैसे आपने एक्स-रे का नाम सुन रखा होगा, वो इस पार्ट में आएगा। दूसरा सेक्शन है आपका जो टॉपिक है जिसपे बेस्ड है वो है लाइट। लाइट मीन्स इसको ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इस लाइट सेक्शन जो है हमारा काफी कंट्रोवर्शियल है। इसमें अलग अलग कई सारे स्टेटमेंट्स हैं साइंटिस्ट के। तो यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है लाइट को। एक पार्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है और वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है। इट मींस जो लाइट है वो डुअल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है, ये मान के चलते हैं। तो ये एक हमने एक लेआउट आपको रिप्रेजेंट किया है जो आपका पूरा थ्रू आउट सिलेबस है। अब आप देखिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है लाइट का, जो 80% पार्ट कवर करता है। अगर हम बोले तो 4-5 महीने आपको इस सेक्शन को पढ़ना होगा। तो इसलिए इस सेक्शन को पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले इसके बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है कि चार्ज क्या चीज है, और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आना जरूरी है, क्योंकि चार्ज को हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। इस चार्ज का ओरिजिन क्या है, या ये चार्ज प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, कैसे जनरेट हुआ है, और फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज देता है वगैरह वगैरह सारी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज है क्या। इसकी एक ब्रीफ रिव्यू हम आपको दे रहे हैं। और ये जो बच्चे अपना नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको काफी हेल्प मिलेगी। वो आप अपने इस वीडियो के थ्रू आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं, या डायरेक्ट वीडियो के थ्रू भी अपना पॉइंट उसको दिमाग में इनकलकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज एक ऐसा टॉपिक है, जैसे हमने अभी बात करी सिलेबस 2 पार्ट में बाइफरकेट है, एक चार्ज और लाइट। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो हम लोग वो चीजों को पढ़ते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे चारों तरफ आसपास हमको दिखाई देती हैं। जैसे लाइट सेक्शन अभी हम लोग ने देखा, तो लाइट तो हमारे आसपास प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को हमने कभी नहीं देखा ना प्रैक्टिकली, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो हमारे सामने है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसी पे बेस्ड है। तो चार्ज जो है इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले चार्ज की शुरुआत हुई थी ग्रीक से। ग्रीक में 600 BC के आसपास
एक स्टोन पाया जाता था जिसको हम लोग बोलते हैं अंबर। इस अंबर स्टोन की क्वालिटी क्या थी कि इसको जब रब किया गया तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई कि वो जो छोटी छोटी चीजें थी, टाइनी पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल थे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। ट्री की जो लीव्स होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे मटेरियल जो है हमारे सामने आए जिनमें प्रॉपर्टी जनरेट होती थी कि जब उनको हम रब करते थे तो वो आपस में अट्रैक्शन जो है शो करने लग गई। जैसे ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन जनरेट होता है। इसी तरह जैसे आपने सुना है कि हम एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में, एबोनाइट रॉड को हम फर के साथ, फर बोले तो ऊल को बोलते हैं, उनको अगर हम रब करें तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। इसी तरह जैसे हमने देखा है कि प्लास्टिक काम को हम अगर ड्राई हेयर में रब करते हैं और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास में लेके आए तो उनके बीच में जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर है वो स्टिक कर जाते हैं उससे कुछ टाइम इंटरवल के लिए, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हमारे सामने आए जिनमें प्रॉपर्टी जनरेट होने लगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये है क्या चीज है। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी का जो नाम था वो नाम रखा चार्ज। और उन्होंने ये कंक्लूजन भी निकाल लिया कि ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं है। जो अट्रैक्शन हमारा पार्ट आ रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता है। तो उस प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने चार्ज दिया। और चार्ज क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि चार्ज जो था वो दो तरह का आया। दो तरह का कैसे आया? जैसे हमने सपोज करिए ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब रब किया था तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आया था। और ऐसे ही जब हमने दो सिमिलर ग्लास रॉड को लिया और जो दो ग्लास रॉड को जब पास में लेके आए तो ग्लास रॉड के बीच में क्या हो गया? रिपल्सन था, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये प्रॉपर्टी जो है चार्ज वो एक तरह की नहीं हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है? ये अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, इसमें एक में रिपल्सन हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह की होगी। अब दो तरह की प्रॉपर्टी है तो दो तरह की प्रॉपर्टी में इसका नेमिंग क्या होनी चाहिए, इसका नामकरण क्या होना चाहिए? तो उन्होंने देखा ये कि ये प्रॉपर्टी जो थी बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए जनरेट हो रही थी। तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया? एक का नाम रखा पॉजिटिव और एक का नाम रखा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। तो उन्होंने एक का नाम पॉजिटिव एक का नाम निगेटिव रख दिया। तो कन्वेंशनली हमारा इन बातों से ये निकल के आया कि एक बात निकल के आया कि चार्ज की कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन तो नहीं दिखा रही है, लेकिन जो चार्ज है वो कहां पर प्रेजेंट है? सब्सटेंस में प्रेजेंट है, मटेरियल में प्रेजेंट है, मैटर में प्रेजेंट है। और उस मैटर को यानी सब्सटेंस को जब हम लोग रब कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है और ये प्रॉपर्टी दो तरह की है। तो कन्वेंशनली इतनी बात समझ में आई। इसके बाद फिर रदरफोर्ड आए तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, आइए उसको समझते हैं हम लोग। मॉडर्न कंसेप्ट टीआईसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में रदरफोर्ड का नाम आपने सुन रखा है। रदरफोर्ड ने बताया कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है? टाइनी पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। और उस एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने कैसा प्रपोज किया था? एक न्यूक्लियस पार्ट था ये, और इस न्यूक्लियस पार्ट में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक्चुअली जो हमारा एटम है वो एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। केमिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। और वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये हमारे एनर्जी सेल्स होते हैं। इन एनर्जी सेल्स में ऐसे रिवॉल्व करते हैं। और एटम जो है हमारा हॉलो है, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर एटम हमारा फॉर्म होता है। चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है, वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम
जो ई से रिप्रेजेंट है हमारा ये एलिमेंट्री चार्ज है, बेसिक चार्ज है, जो सबसे छोटा चार्ज है वो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर इस ई को हम प्लस ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है प्रोटॉन, और माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बोले कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है तो हम बोलेंगे क्योंकि चार्ज तो हमेशा प्लस या माइनस में ही होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना है प्लस का इतना 1.6 × 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है माइनस का 1.6 × 10⁻19। अभी हम आपसे पूछे कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या रिजल्ट देगा, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, नेचर में अपोजिट है। 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन कितने देंगे, रिजल्ट देंगे 0। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कितने देंगे, रिजल्ट देंगे 0। चलिए हम किसी एटम की बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि हमने कोई एटम ले लिया, सपोज करिए कि हमने सोडियम एटम ले लिया। सोडियम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 11 Na23। अगर हम इसमें पूछे इसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितने हैं, इसमें कितने हैं 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, तो टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होगा वो कितना होगा 11। तो हमने लिखा उसको माइनस का 11, और ई हमारा बेसिक चार्ज था, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है 11, और ई हमारा बेसिक चार्ज है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया माइनस का प्लस ई। और इस एटम में अगर हम पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं तो भी 11 है, और तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है प्लस का ई, तो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड टोटल प्लस का चार्ज कितना हो गया प्लस का 11 ई। और रिजल्ट हम देखें तो क्या होगा -11 ई प्लस 11 ई, रिजल्ट दे देगा हमको 0। यानी कुल मिला के अगर हम देखें कि एक एटम पे कितना चार्ज है, तो एक एटम पे नेट चार्ज कितना है 0, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक एटम पे चार्ज नहीं है, चार्ज प्रेजेंट है, माइनस का चार्ज भी है प्लस का चार्ज भी है, लेकिन जितना माइनस का है उतना प्लस का है, और नेट चार्ज कितना है वो हमारा है 0। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अभी अगर हम किसी तरह इस एटम से कुछ चार्ज इसका बाहर निकाल दें, सपोज करिए कि हमने बोला कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये सेंटर पे कैसा है पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम से हमको चार्ज को बाहर निकालना है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस एटम से जब हम चार्ज को निकालेंगे तो कौन सा चार्ज हमारा इजीली बाहर आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज जो अंदर है या नेगेटिव चार्ज जो बाहर है। तो आपका आंसर होगा कि नेगेटिव चार्ज हमारा इजीली बाहर आ सकता है नहीं हो। तो अगर हम किसी तरह नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल लें, नेगेटिव चार्ज ही निकलेगा। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज बाहर निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है जरा देखें। तो सपोज करिए कि इस वाले पोर्शन से एटम से हमने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो माइनस का 3 हमने बाहर निकाला, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा जब 3 इससे निकल जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 8 और प्रोटॉन कितने हैं प्लस के 11 और कुल मिला के अभी रिजल्ट कितना हो गया हमारा प्लस का 3 तो कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ कि अगर किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें और बाहर कौन सा चार्ज निकलेगा, नेगेटिव चार्ज निकलेगा जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद उस पर्टिकुलर एटम पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी वो जो बॉडी होगी जिसपे एटम प्रेजेंट होगा उस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होकर जिस बॉडी पे जाएगा वो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब किसी एटम से कौन सा चार्ज निकलता है, नेगेटिव चार्ज निकलता है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से निकल जाता है तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाता है, उस मैटर पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे ट्रांसफर होके जाता है वो बॉडी कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये चार्ज का हमारा कंसेप्ट है। तो अगर हम बात करें कि चार्ज क्या है, तो चार्ज की कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज इज एसोसिएटेड विद द मैटर and matter is constituted by the atom, tiny particle atom. If the neutrality of atom
इज डिस्टर्ब एनी हाउ। उसके तरीके हैं, तरीके क्या क्या है, जैसे फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन बोले तो रबिंग, और इंडक्शन हमारे पास एक प्रोसेस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक प्रोसेस है हमारे पास कंडक्शन। तो किसी भी तरह अगर हम इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दें, इफ द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इज डिस्टर्ब, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, चार्ज इज जनरेटेड। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है हमारा, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जो आगे चलेगा वो चार्ज की प्रॉपर्टीज है, वो हमको पढ़नी है। तो अब आपका जितना भी पार्ट होगा वो एनालिटिकल पार्ट होगा। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर था, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है।